जय हिंद दोस्तों। आज हम 20 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं ए और डी। और ये आपका जो मेंस का क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो डायरेक्ट आंसर है। और ये ऊपर जो है ये रहेंगे आपके आज के क्वेश्चन। देखो कोई आज पीवाईक्यू तो लिंक नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपने तरीके से दे दिए एआई से बना के। और ये एक पीवाईक्यू दिया है 2015 का। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और अपना आंसर चैट ग्रुप में भेज सकते हैं टेलीग्राम के। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि हमने पोलियो को हटा दिया पूरी तरीके से इंडिया से। उसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसी के ऊपर न्यूज आई है। सबसे पहले देख लेते हैं पोलियो क्या है भाई। तो पोलियो एक वायरल डिजीज है। ज्यादातर 5 साल के कम जो बच्चे होते हैं उनको ये हो सकता है। और क्या पोलियो स्प्रेड होता है? तो यस, पोलियो स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है और फीकल टू ऑरल रूट भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर ले रहे हो जिसके अंदर वो वायरस है तो भी वो स्प्रेड हो सकता है। फिर आप बोलोगे कि यार तो पोलियो कैसे हमें को नहीं होता है अगर सामने वाले को है? क्योंकि हमने वैक्सीन ले रखी है इसलिए नहीं होता है। पोलियो की कौन कौन सी टाइप है? तो भाई टाइप 1 पोलियो है जो अभी के लिए सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है। फिर टाइप 2 है जो कि इरेडिकेट हो चुका है। टाइप 3 है जो भी इरेडिकेट हो चुका है। फिर एक और पोलियो होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। इसमें क्या है, समझ लीजिए मैंने वैक्सीन ली है। अभी उस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, तो वीक किया हुआ पोलियो का ही वायरस होता है। मतलब उस वायरस को एकदम कमजोर कर दिया जाता है कि मेरी बॉडी जब उसके अंदर जाए तो मेरी बॉडी खुद उसको देख ले और अपनी एंटीबॉडी बना दे। फिर जब ओरिजिनली वो मजबूत वायरस आएगा तो हमारी बॉडी को पता होगा और वो उसको टैकल कर लेगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि वायरस तो वीक है पर मेरी बॉडी के अंदर जाके वो म्यूटेट कर दी जाएगा। म्यूटेट कर गया मतलब अपग्रेड कर दिया, अपने आप को अपडेट कर दिया। और इसी के चलते मेरी जो बॉडी है उसको टैकल नहीं कर पाती है और मुझे पोलियो हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए ठीक है कि वैक्सीन के अंदर हमने वीक वायरस दिया था बट फिर भी वो म्यूटेट कर दिया इसलिए मुझे पोलियो हो गया। सो इट्स कॉल्ड वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। ओके, अभी पोलियो को हमने देख लिया है। न्यूज में क्या था, तो 2014 में डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया था कि इंडिया ने पूरी तरीके से एरेडिकेट कर लिया है। बस उसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं। हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे और क्या क्या किया था कि एरेडिकेट हो गया था। सबसे पहले हमने पार्टिसिपेट किया था ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव के अंदर। फिर हमने नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम 12 ऐसे डिजीज हैं जिनकी वैक्सीन फ्री में सबको बांटेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपको याद हो तो अच्छी बात है, बाकी आप गूगल कर लेना कौन कौन से डिजीज की यहाँ पे बात हो रही है 12 में। और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आपको याद रखना है। अपने जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें भी आपको काम आएगा और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मेजर्स क्या क्या थे भाई इंडिया के पोलियो फ्री होने के लिए। सबसे पहला एनुअल पोलियो कैंपेन। तो हम घर घर जाते थे और चेक करते थे भाई कोई भी चाइल्ड मिस नहीं होना चाहिए वैक्सीन से। किसके अंदर, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम सेलिब्रेट करते थे और फिर सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते थे कि भाई कोई भी छूटे नहीं। फिर सर्वेलेंस स्पेशली हम करें सर बॉर्डर एरियाज के अंदर, क्योंकि वो जो बॉर्डर एरियाज होता है ना यूजुअली उधर पिछड़े हुए लोग रहते हैं तो उधर ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान दे के करिए, तो वो भी हमने किया। फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाई अगेंस्ट टाइप 2 पोलियो, ताकि ऐसा ना हो कि पोलियो कोई भी तरीके से हो रहा हो, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी हो, हमें उसके सामने प्रोटेक्शन मिल रहा है। और एट लास्ट हमने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया जिसका भी एम यही था कि हम इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको आगे लेके जाए ऑलमोस्ट 90% के आसपास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज देखो जितनी भी न्यूज है ना, एक भी न्यूज ऐसी नहीं है कि मुझे कुछ आपको कोई टर्म से समझानी है, सिर्फ न्यूज है इसलिए जल्दी खत्म हो जाएगा। इंडिया इटली ने की जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है 25 to 29। G20 की समिट चल रही है ब्राजील में, उसके साइडलाइन में ये मीटिंग हुई थी और 5 years ऑफ जॉइंट एक्शन प्लान हमने लॉन्च किया था। ओके, इंडिया इटली के कॉपरेशंस देख लेते हैं। ये बाजू में यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले इंडिया इटली के रिलेशनशिप क्या है सबसे पहले तो 1947 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए। ओके, इकोनॉमिक रिलेशन में यूरोपियन यूनियन में 4th लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। कितना ट्रेड हमारा होता है, तो अराउंड 14 बिलियन के आसपास होता है। और ये जो ट्रेड है वो इंडिया की फेवर में है। ठीक है, हमारी ट्रेड सरप्लस रहती है। और फिर इंडियन डायस्पोरा भी उधर काफी सारे हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख जितने। और हमारा इसीलिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इटली के साथ साइन हुआ है। ओके, अभी के लिए हमने क्या किया
जो ये स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान लॉन्च किया उसमें हम क्या क्या बोलेंगे, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की है थ्रू जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड वर्किंग ग्रुप ऑन फूड प्रोसेसिंग। फिर कनेक्टिविटी हम बढ़ाएंगे थ्रू आईमैक। आईमैक तो आपको पता ही है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हम इंडिया से होते हुए यूएई से वही पूरे यूरोप तक का अपना रास्ता बना रहे हैं। रास्ता मतलब सिर्फ रोड नहीं है, मैरीटाइम रोड भी होगा, फिर बाई रोड भी होगा, सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। इन शॉर्ट यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करना है थ्रू मिडल ईस्ट। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम 25 टू 2017 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। और इंडो इटालियन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम बनाएंगे। ओके। फिर एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर हमने टेक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ ही साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी हमारा जो पार्टनरशिप है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। फिर डिफेंस कॉपरेशन में हम जॉइंट डिफेंस कंसल्टेटिव मीटिंग्स बनाएंगे और स्टाफ की टॉक्स करेंगे। और एट लास्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की भी हम तैयार करेंगे। क्या ये कुछ भी काम का है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि जो भी सेक्टर है उधर हम कुछ करेंगे, बस यही बात हो रही है। आप याद क्या रख सकते हो एक्चुअली, अपना आंसर आपको जिधर लिखना है उधर ये याद रख लीजिए, ये अच्छा रहेगा। बायोफ्यूल टेक समिट वाला सिर्फ एक पॉइंट, और फिर ये ऊपर वाला इंडो इटालियन इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, इतना आपको काम आएगा। ये मोबिलिटी एग्रीमेंट भी आपको याद हो तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। G20 की समिट ने कंक्लूड किया है विद अडॉप्शन ऑफ रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। ओके भाई, सबसे पहले तो G20 की जो समिट हुई इसकी इस बार थीम क्या थी, तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। नाम से ही आपको पता चल रहा है किसके ऊपर फोकस किया है, राइट। अभी देखो ये एक लाइन है ना, इस लाइन को भले ही आप ये ना लिखो कि G20 की लाइन है, आप कहीं भी अपने आंसर में भी यूज कर सकते हो। आपको कोई आंसर कंक्लूड करना है तो वहां पे डाल दीजिए कि भाई हाँ, इस तरीके से हम जो काम कर रहे हैं वो हमें काम आएगा, टू बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारने पड़ेंगे। ओके, तो ये रियो जी जेनेरियो जो डिक्लेरेशन लिया उसमें क्या क्या बात की है, मेनली 3 प्रायोरिटीज है। एक तो सोशल इंक्लूजन एंड social inclusion and fight against hunger and poverty, then sustainable development, energy transition and climate action, and at last reform of global governance institutions। ये ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को तो हर एक जो भी समिट हो रहा है हर एक बात कर रहा है कि भाई इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। अभी देखते हैं उसके अंदर क्या क्या बात हुई है। सबसे पहला है जो सोशल इंक्लूजन और फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की बात, तो हम उधर बनाए रहे हैं ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पॉवर्टी, यहाँ पे उसी की बात की गई है। फिर ग्लोबल कॉलिजन फॉर लोकल रीजनल प्रोडक्शन इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस, ग्रेट, मेनली अपना इसको याद रख लेना, ये अच्छी है। फिर आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बात की है, तो हम टास्क फोर्स बनाए ऑन ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ओके। और फिर रिफॉर्म जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है वहां पे बोला है कि रिफॉर्म कीजिए यूएनएससी को, ताकि वो मोर इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक बन पाए। और फिर इंडोर्स कीजिए G20 के रोड मैप को टुवर्ड्स बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, ये सब नॉर्मल बातें हैं, राइट। अभी ये देखते हैं जो हंगर पॉवर्टी के लिए हम अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो ये एक एक्सेलरेट करेगा हमारे ग्लोबल एफर्ट्स को टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। इसके अंदर 148 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मेन फोकस क्या रहेगा, तो भाई जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छा मील मिल पाए, यहाँ पे एडिशनल 150 मिलियन चिल्ड्रन वल्नरेबल कंट्रीज हाई क्वालिटी स्कूल मील्स। और फिर हम रीच करें 500 मिलियन पीपल्स को टू कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर है बाय 2030। फिर भाई UNFCCC की जो मीटिंग चल रही है COP29, वहां पे इन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, देख लेते हैं क्या है। एक इनिशिएटिव है रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, फर्स्ट है। और सेकंड है हमारा बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। ओके, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन में क्या बात चल रही है। तो देखो मीथेन जिधर से भी आता है उसमें से मेजरली जो सोर्स है ना वो नेचुरल सोर्सेज है, और उसमें से भी एक क्या है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मिशन इमिशंस है आफ्टर एग्रीकल्चर एंड फॉसिल फ्यूल। तो बस इसी को कम करने की बात चल रही है। जो अपने एनडीसीज है हर एक देश के, उसमें भाई इसको भी डाल दो कि आप जो ऑर्गेनिक वेस्ट से जो मीथेन निकलता है उसको कंट्रोल करेंगे। ओके, अब ये डेवलप किसके थ्रू हुआ है, तो यूएनईपी साथ में क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिजन के। ओके, क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिजन क्या है,
तो देखो कॉलिजन है, तो ये पार्टनरशिप है, तो एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जो कि बात करती है शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन, एचएफसी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इन सबको हटाएंगे, दैट्स इट। अभी क्या इंडिया इसका पार्टनर बना है? नहीं, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट करते हैं और हमारे लिए इजी नहीं है इसको हटाना। और ऊपर से ये क्या है, जो डेवलप कंट्रीज है वो ऑलरेडी कर चुकी है जो उनको करना था, अभी हमको बोल रही है कि यार सब साथ मिलकर हटाते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है। ऊपर से हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो और हार्ड हो जाता है, ऊपर से एग्रीकल्चर से ही ऑर्गेनिक वेस्ट आता है तो उससे भी हार्ड हो जाता है, इसलिए हमने इसको ज्वाइन नहीं किया है। फिर है बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर। अगेन ये क्लाइमेट की बात करता है, बट किधर से? तो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्री फूड सिस्टम। ये किसने होस्ट किया है? तो ये फाओ ने होस्ट किया है और इट इज पार्ट ऑफ फास्ट पार्टनरशिप। फास्ट मतलब फूड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप याद रख सकते हैं रहे तो। और फास्ट वही है क्या? तो COP 27 2022 में ये फाओ ने यही लॉन्च किया था और इसका मेन फोकस क्या है कि क्लाइमेट फाइनेंस करना इन एग्री फूड सिस्टम, दैट्स इट। मतलब एग्री फूड सिस्टम को हम ट्रांसफर कर पाए उसके लिए इनको पैसा देना, दैट्स इट। फिर भी नेक्स्ट न्यूज है कि CDRI ने अनाउंस किया है 12 फंडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर 17 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ओके, सबसे पहले स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे देख लेना, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, करेबियन ओशन, ये बड़े बड़े ओशन के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, और वो जो आइलैंड कंट्रीज है उसको ही हम बोलते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अभी देखिए होता क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे पहले इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा। कैसे? तो भाई समझ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा कि ये जो आइलैंड्स है वो डूबना शुरू कर देंगे। या फिर दूसरे में देख लीजिए, आप ज्यादा गर्मी करते जा रहे हो, जो पानी है ओशन का वो गर्म होता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ज्यादा आपको डिप्रेशंस देखने को मिले। डिप्रेशंस हो सकता है साइक्लोन में भी कन्वर्ट हो जाए। अगेन साइक्लोन अगर होते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में होगा, आइलैंड स्टेट्स में होगा। तो बस इसी चीज को हमने रिकॉग्नाइज किया था इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, और इसी के चलते हमने इनकी हेल्प के लिए लॉन्च किए हैं 12 प्रोजेक्ट्स। ओके, अब इस प्रोजेक्ट किसके अंदर लॉन्च हुए हैं? तो ये लॉन्च हुए हैं अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स इनिशिएटिव। ये कब लॉन्च हुआ था? ये आइरिस इनिशिएटिव, तो आइरिस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था COP 26 में। और भाई कौन लॉन्च किया? तो CDRI, कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या होगा, राइट? नीचे भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी देख लीजिए क्यों नीड है भाई इनके लिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। तो भाई सबसे पहले डिजास्टर से प्रोन यही कंट्रीज है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा साइक्लोन, ड्रॉट, ड्रट्स, सी लेवल राइज, अर्थक्वेक, सुनामीज, इन सब का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर डिजास्टर मोर्टालिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है ग्लोबली। समझ लीजिए कोई डिजास्टर से 10 बंदे मरते हैं, तो अगर आइलैंड्स में ये डिजास्टर आता है ना तो उससे 20 बंदे मरते हैं, तो इसलिए डबल मोर्टालिटी रेट है। ऑन एन एवरेज जो GDP लॉस होता है ये आइलैंड कंट्रीज को, वो अराउंड 2.1% है, ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये भी एक दिक्कत है, इसीलिए नीड है जो इन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए CDRI ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी देख लेते हैं CDRI। तो CDRI 2019 में लॉन्च हुआ था एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। और भाई ये CDRI ना वो किसने प्रपोज किया था, मतलब ये आइडिया किसका था? तो ये आइडिया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जो 2001 में अर्थक्वेक आया था कच्छ के अंदर, उससे वो इंस्पायर्ड हुए थे कि भाई डिजास्टर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और यही आइडिया को वो लेके गए और उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हम CDRI बनाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज को और इवन हमारे हम सबको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी है डिजास्टर के सामने रेजिलिएंट रहने के लिए। ओके, सो CDRI लॉन्च तो हो चुका, 2019 में बन चुका। ये पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, UN एजेंसीज, मटेरियल डेवलपमेंट, सबको एक साथ जोड़ती है। इसके अंदर 40 कंट्रीज है और 7 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। गवर्नेंस काउंसिल which is chaired by 2 national government, India and परमानेंट पे चेयर है इसकी। ओके, ये जो 2 नेशनल गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है, ठीक है, बट जो इंडिया है, इंडिया इसका परमानेंट को चेयर रहता है। क्यों रहता है? वो तो कॉमन सेंस है, क्योंकि इंडिया ने प्रपोज किया था तो ये रहता है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ भाई इसको ना आप यूज कीजिए, हाँ, कि कोई भी डिजास्टर के सामने अगर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए कि भाई इंडिया ने ऑलरेडी CDRI प्रपोज किया था, या फिर ग्लोबली CDRI चल रहा है जिसमें हम डिजास्टर के सामने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे रहे वो फोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है फाओ
फाओ की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक लॉन्च हुई है 2024 की, उसके लिए रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स आई है। सबसे पहले तो की ऑब्जर्वेशन आया है कि एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी स्टेबल रहा है अराउंड 1% के आसपास, ये सिंस 2000 4% के आसपास ही रह रहा है। फिर ग्लोबल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुई है, 2000 में 40% थी, अभी 26% हो गई है। और इवन ग्लोबली एग्रीकल्चर है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है आफ्टर सर्विस सेक्टर। फिर ग्लोबल हंगर की बात करें तो ये भी बढ़ गई है, पेंडेमिक लेवल के टाइम पे 7.5% थी, अब ये 9.1% हो गई है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेटा ना आप अपने नोट्स में डाल ही लेना, ये बहुत अच्छा डेटा है, आपको कहाँ कहाँ तक काम आ ही जाएगा। फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से फाइंडिंग देखें तो क्रॉप लैंड एरिया पर कैपिटा डिक्रीज हुआ है 0.16 से 0.12। फिर एग्रीकल्चर शेयर इन टोटल जीडीपी अगेन वो भी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 27 टू 15। फिर भी ये हम देखें ना तो ये वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है, 4.3% वर्ल्ड एवरेज है, जबकि चाइना का 7.7% है, तो हमारा उससे तो ज्यादा ही, ऑलमोस्ट डबल है। फिर एम्प्लॉयमेंट का देखें तो इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर 2 to 6 मिलियन, फॉलोड बाय चाइना 170 मिलियन। फिर शेयर ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है टू 36%, पहले ये 32% जितना था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर आफ्टर ब्राजील, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। ओके, अदर फाइंडिंग्स में इंडिया के पास 6% जितना अपना एरिया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जुड़ा हुआ है, ये हम सेकंड नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 46% जितना एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है। फिर एट लास्ट इंडिया का 76 मिलियन हेक्टेयर जितना एरिया है जो कि इरिगेशन के अंदर जुड़ा हुआ है, जबकि चाइना का 75 मिलियन जितना एरिया है जो कि इरिगेशन के अंदर जुड़ा है। आप बोलोगे हर जगह हम चाइना को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि 2023 में इसका क्वेश्चन आ गया था कि चाइना के पास ज्यादा एरिया है इरिगेशन का या हमारे पास ज्यादा है, तो अभी हमने हर जगह पे चाइना को कंपेयर कर दिया कि भाई चाइना का ये, चाइना का ये। बट एक बात ध्यान रखिए, कोई एक क्वेश्चन आ गया ना तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन दूसरी बार आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उनका डेटा इतना रट्टाबाजी से याद मत रखिए। इंस्टीट्यूशंस का तो क्या है, एक बार क्वेश्चन आए तो लगातार वही चीज देते रहेंगे, हमें थोड़ा कॉमन सेंस से चलना है। क्योंकि हो सकता है अभी इंडिया क्या ब्राजील का डेटा पूछ रहे तो आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। तो आपको अवेयर किससे रहना है? इंडिया से अवेयर रहना है। इंडिया से आप अवेयर रहोगे तो अब आपका आंसर इजीली बन जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट न्यूज देखते हैं। अफ्रीकन पेंगुइन, लास्ट मंथ अफ्रीकन पेंगुइन लिस्टेड हुए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ आईयूसीएन के अंदर, इसलिए न्यूज में है। क्या है भाई अफ्रीकन पेंगुइन? तो ये एकलौती स्पीशीज है जो कि अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंगुइन स्पीशीज है, मतलब कि जितने भी स्मॉलेस्ट है उसमें से एक ये भी है। इनको ना स्मॉल पिंक ग्लैंड होती है ईच आई के नीचे। क्यों? क्योंकि अफ्रीका रीजन है तो थोड़ी सी ज्यादा गर्मी रहेगी ना, तो इस गर्मी को टैकल कर पाए इसलिए उनको आंखों के नीचे हल्की सी प्लैंक ग्लैंड होती है। ओके, बिहेवियर क्या है? ये कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर थ्रू वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, और पॉइंट करते हैं बिल पैकिंग और बिल जैबिंग को। और ये फीड किस पे करते हैं? तो भाई फिश के ऊपर फीड करेंगे, सार्डिन एंड कोई। ओके ओके, हटाइए। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी इन नियर ईस्ट। रिसेंटली इंडिया ने इनके अंदर 2.5 मिलियन पैसे दिए, इसलिए न्यूज में था। ओके, अभी देख लेते हैं ये बॉडी क्या है। तो पोस्ट इजराइल वॉर 1948 के अंदर ये ओपन हुई थी। किसने बनाई थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन के थ्रू ये बनी थी। मेन इसका फोकस क्या रहता है? तो पैलेस्टीन के अंदर जो रेफ्यूजीज है उसके लिए हेल्प करना। और क्या इसके अंदर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना है? नहीं, आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देना है, देना चाहते हो तो दे सकते हो। और इंडिया ने अभी अभी दूसरी बार ये दिया है 2.5 मिलियन जितना। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जॉर्डन, अमन के अंदर एंड गाजा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एरियाज ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं? तो जहाँ पे पैलेस्टीन रेफ्यूजी हमें देखो उनको मिलेंगे, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक एंड इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम। तो ये आपको पॉइंट मिल सकता है कि इंडिया भाई पैलेस्टीनियंस के लिए क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो यही जो COP29 की मीटिंग चल रही है UNFCCC की, वहां पे हमने लेके आए हैं। नाम से ही पता चल रहा है फॉसिल फ्यूल को हमें हटा देना है। ओके, 3 पिलर्स इसके अंदर रहेंगे। एक तो नॉन प्रोलिफरेशन, कि फॉसिल फ्यूल को आप यूज ही मत कीजिए, उसका प्रोडक्शन ही कम कीजिए, कम क्या स्टॉप ही कर दीजिए, स्टॉप न्यू फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। फिर है फेयर फेज आउट कीजिए, कि धीरे धीरे जाके आप फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और जस्ट ट्रांजिशन कीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चाहिए और फॉसिल फ्यूल को कम कर दीजिए। दैट्स इट। क्या आपको इस इधर काम क्या आपको आ सकता है? तो भाई
दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कैसे फॉसिल फ्यूल को कम यूज कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, उसमें आपको ये एक पॉइंट मिल सकता है। नाम इजी है, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो याद रह जाना इजी है, हो सके तो याद रखना, बाकी कोई बात नहीं है। ये तो याद रखना ही है कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो COP29 बाकू अजरबैजान के जो मीटिंग है वहां पे लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट है संयुक्त विमोचन 2024। अगेन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की एक्सरसाइज है, हम सब एक साथ मिलकर इसको फॉर्म किए हैं, ताकि देखो नाम में क्या है, संयुक्त विमोचन, मतलब एक साथ आके किसी प्रॉब्लम का सामना करना। ओके, तो यही है, ये होल गवर्नमेंट अप्रोच है, इसके सारी एजेंसीज और डिजास्टर रिलीफ की जो भी संस्थाएं एक साथ जुड़ती है और काम करती है। मैंने इसका फोकस किया है, तो 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, GCC, इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, उन सब ने भी इस एक्सरसाइज को अटेंड किया था। ओके ओके ठीक है। मेन अगेन आपको कहाँ काम आएगा, जो CDRI है जैसे डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वैसे ही संयुक्त विमोचन जो है वो डिजास्टर के रिलेटेड सबको एक साथ आके एक्सरसाइज करता है, ताकि एक्चुअल डिजास्टर के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है ATACMS मिसाइल। सी मिसाइल अमेरिकन मेड मिसाइल है, रिसेंटली यूक्रेन ने इसको यूज किया था अगेंस्ट रशिया, इसलिए न्यूज में है। ये लॉन्ग रेंज गाइडेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। कहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो 17 और 18 नवंबर का जो वीडियो है ना, उसको देखना, हमने उधर पूरी की पूरी जितनी भी मिसाइल के स्टेप होते हैं सब कुछ डिस्कस कर रखा है। ठीक है, देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, बहुत जरूरी है। अभी आगे देखते हैं इस मिसाइल की खासियत क्या है। तो ये 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS इसके अंदर होता है, और ये फायर्ड किसके थ्रू होती है, तो प्लेटफॉर्म लाइक सिमार्स और MLRS M20 M270 में प्लेटफॉर्म्स। क्या ये याद रखना जरूरी है? नहीं जरूरी है, ये तो एक बार UPSC ने थर्ड पूछ लिया था अमेरिका का, तो ये बार बार इसको दे रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं है। अमेरिका कौन सी मिसाइल यूज करता है, हमारे डी काम का नहीं है। आगे देखते हैं एरो ट्रैक। तो भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो पॉल्यूशन फैलाती रहती है, और उस पॉल्यूशन के अंदर फिनॉल, बेंजीन, जेलेनॉल्स, ऐसे कुछ चीजें निकलती रहती है। बस उसी को ट्रैक करने के लिए IIT बॉम्बे ने बना दिया है एरो ट्रैक। ये क्या करेगा, ये पोर्टेबल डिवाइस है जो कि वाटर पॉल्यूटेंट्स जितने भी है ना उसको डिटेक्ट करेगा, किसी भी जगह पे आप इसको फिट कर दोगे तो। ठीक है, तो किसके थ्रू ये काम करता है, तो ये काम करता है बायोसेंसर के थ्रू, और डिटेक्ट करता है हार्मफुल एरोमेटिक बायोटिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि फिनॉल, बेंजीन आपने देख लिया। और ये बायोसेंसर जो है प्रोटीन बेस्ड, वो कौन से यूज करता है, तो मोपर बायोसेंसर ये यूज करता है। ठीक है, और इसके अंदर ना हमने इंजीनियर किया है प्रोटीन DNA सीक्वेंस का, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई ये पॉल्यूटेंट है और ये पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं कि हम वाटर क्वालिटी को टेस्ट कर लें, और हम आइडेंटिफाई करें कि क्या कोई भी इंडस्ट्री है उसके आजू बाजू कोई वाटर बॉडी है, तो उसमें वो कोई इमिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो याद आपको क्या रखना है इधर, सिर्फ एरो ट्रैक याद रखना है, सिर्फ नाम और उसका काम। एरो ट्रैक क्या है, तो वाटर क्वालिटी को मेजर करने का एक पोर्टेबल डिवाइस है। आपको देखो ये दिख भी रहा है, ऐसा है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा याद रखना चाहिए, क्योंकि UPSC ने एक बार 2022 में या 2021 में शायद पूछ लिया S2 क्या है। अभी S2 मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है, आप खुद मुझे बता देना सर्च करके S2 क्या है। तो ऐसा अगर नाम वो पूछ सकता है तो पॉसिबल है ना एरो ट्रैक भी पूछ सकता है। आप मुझे कमेंट में बता देना ये S2 क्या है, सिर्फ नाम ही काम का है, मैं कि क्या है। फिर है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। अगेन हमें नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात चल रहे हैं, उसके अंदर अलायंस है। इसका एम क्या है, तो हमें डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट को बाय 2030। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, इन्वेस्टमेंट लाना है एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। ओके, और ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये किस इनिशिएटिव के ऊपर बेस्ड है, तो जो UAE कंसेंसस आया था COP28 में, उसी के ऊपर बेस्ड है। और अगेन ये भी लॉन्च किसने लॉन्च किया है, तो UAE ने लॉन्च किया है एट COP29 अजरबैजान। ओके, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुई है रिसेंटली, जो अगेन G20 की मीटिंग चल रही है, उसके साइडलाइन में हमने इसको सेट कर लिया था। क्या क्या इसकी हाइलाइट्स लिखी, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जो कि 4 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप भी हमने लॉन्च किया है, जिसका काम क्या रहेगा, प्रायोरिटी एरियाज, सोलर PV, फोटोवोल्टिक सेल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा। ओके, फिर देखो इसको भी हल्का सा याद रखना, ये जो मैश है ना, ये मैश आई होप ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे, ये साइंटिस्ट ने बना है, ये बायोप्लास्टिक्स है। मतलब प्लास्टिक है, जैसे हम प्लास्टिक यूज करते हैं ना, सेम वैसा ही प्लास्टिक है, बट ये बायोप्लास्टिक है।
ये पानी के अंदर घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इट इज बायोडिग्रेडेबल इन वाटर एंड इवन कंपोज्ड इन, मतलब कहीं भी डाल जाइए आप, ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगा। ये हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से बनाए हैं। और ये प्लास्टिक की खासियत क्या है पता है, आप एक बार इसे तोड़ दोगे ना तो फिर भी ये अपने आप को रीजनरेट और रेगुलेट कर सकता है। मतलब तोड़ दिया तो हो सकता है तभी तभी वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। ये किसके यूज करते हुए हमने बनाया है, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, उसको यूज करते हुए हमने बनाया है। और बैक्टीरिया को तोड़ोगे वो अपने आप को बना लेता है, तो अगेन ये प्लास्टिक भी अपने आप को बना लेगा और ये डिजोल्व भी हो जाएगा। ओके, नाम याद रखना है सिर्फ, मैश। मैश क्या है, तो ये बायो प्लास्टिक है, दैट्स इट। और कुछ आपका काम का नहीं है, ठीक है। इसका नाम मैश अगेन क्यों है, तो देखो नाम में ही उसका काम, मैकेनिकली इंजीनियर्ड लिविंग मटेरियल विथ कंपोस्टेबिलिटी, हेलिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, मैश। और एट लास्ट यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। देखो इंडिया जापान ने मिलकर ये साइन किया है, एग्रीमेंट बनाया है। इसके अंदर होगा क्या, तो हम यूनिकॉर्न मेस्ट बनाएंगे फॉर इंडियन नेवल वॉरशिप। देखो होता क्या है, कोई भी ऐसी शिप होती है ना, शिप के अंदर बड़े बड़े एंटीनास होते हैं। ये एंटीनास काम क्या करते हैं, उसको सिग्नल्स देने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे की लोकेशन पता करना, ये सब काम करते हैं। अब ये एंटीना इतने बड़े बड़े होते हैं ना, तो पकड़े जाते हैं। मतलब कोई रडार वेडार है तो वो इसको पकड़ लेगा, तो वो चोरी छुपे नहीं रह सकते हैं। तो बस इसी चोरी छुपी रहने की वजह से जो उसका स्टेल्थ फीचर बोला जाता है, कि वो चोरी छुपे कहीं पे रह जाए तो वो स्टेल्थ फीचर है। अब इसी को बचाने के लिए कि एंटीना किसी को दिखे नहीं, हम ये यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न इसके अंदर क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होगी जितनी भी, वो स्टेल्थ होगी। मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होगी कि वो किसी को दिखे, दैट्स इट। ये कौन कौन करंटली यूज कर रहा है, तो हम अभी करंटली क्या यूज कर रहे हैं, तो बीएल के द्वारा बना हुआ एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम अपग्रेड करके क्या कर देंगे, यूनिकॉर्न कर देंगे, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना, कि जिससे हमारे जो स्टेल्थ फीचर है ना, मतलब जो छुपे रहने के फीचर, वो बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। और किसके थ्रू हम ये बनाने वाले हैं, तो जापान के थ्रू बनाने वाले हैं। ओके, मेन क्या है, जो रेडार बड़े बड़े जो एंटीनाज है ना, एंटीनाज को हमें छुपाना है शिप के अंदर, दैट्स इट। चलिए अभी नीचे, ये सब तो ठीक, इसको ना आप अपने जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि कैसा होता अगर इंडिपेंडेंस हमें महात्मा गांधी के बिना मिलती। तो आप खुद सोचिए क्या होता। पहले तो जो नॉन वायलेंस की महात्मा गांधी जी बात कर रहे थे, वो हो सकता था कि वायलेंस से हमें इंडिपेंडेंस मिले। फिर क्या जो टाइम पे मिली उस टाइम पे मिली इतनी जरूरी है, नहीं नहीं जरूरी, हो सकता है उससे पहले भी मिल जाती, उसके बाद में मिल जाती। और महात्मा गांधी नहीं होते तो हो सकता है कोई और अलग लीडर होता जो वो काम कर लेता। फिर ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, आप खुद अपना दिमाग लगाओ और आंसर लिख दो। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होगा कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता नहीं होगा कि उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो कोई बार आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख लो जिसका आपको कुछ भी नहीं पता हो, फिर भी आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। और हाँ, ये 12.5 मार्क्स का था, तो आप कितने पेज लिखोगे, सिर्फ 2 पेज लिखोगे, मतलब दोनों पूरे भरना, दैट्स इट। और बाकी नहीं आता है तो हम कल डिस्कस कर ही लेंगे। और ये सीएजी वाला क्वेश्चन जो है उसको हल्का सा देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सीएजी की आपको अपॉइंटमेंट मेथड बतानी थी और उसके पावर्स बतानी थी, पर किस तरीके से आप 2 पेज में बताओगे वो बात है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, ये मेरा आंसर है, हो सकता है आपका आंसर अलग हो, आपका आंसर मुझसे अच्छा भी हो बुरा भी हो, डिपेंड्स, ये मेरा आंसर है। तो सबसे पहले हमने बता दिया है कि भाई सीएजी इंडिपेंडेंट ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है अंडर आर्टिकल 148। और फिर उसके कुछ कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, 148, 151, 149, जो कि इसको ड्यूटी, पावर, ऑडिटिंग, अपॉइंटमेंट्स, ये सब बताता है। फिर मैंने मेथड्स बताई है जो कि पूछा गया था एक्चुअली टर्म्स और अपॉइंटमेंट्स में, कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट पे प्रेसिडेंट किया जाता है, फिर उसके टेन्यूर को कैसे सिक्योर्ड है वो बता दिया, और एट लास्ट सीएजी कैसे रिमूव होते हैं ये भी बता दिया। ये क्या बताता है, ये उसकी टर्म्स और अपॉइंटमेंट की कंडीशंस बताता है। और फिर पावर पूछा गया था तो उसके दूसरे डायमेंशन को हमने डिस्कस कर लिया, पावर, कि भैया ऑडिट कर सकते हैं। देखो बहुत सारी पावर्स है, मुझे जो तभी याद आई वो मैंने लिख दी। ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑडिट ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑडिट। और फिर प्रॉपर्टी ऑडिट क्या होती है, वो अपने डिस्क्रिप्शन से हेल्ड करते हैं, उनको लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो उधर वो प्रॉपर्टी ऑडिट कर दिए। फिर भाई कोई पर्सन को बुलाना कि उसको जरूरत हो तो उसको पूछताछ कर लेना, फिर ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने पेश करना, और फिर फिलोसोफर गाइड की तरह एक्ट करना है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कमेटी। और फिर देखो कंक्लूड हमने कैसे किया है, तो भाई सीएजी को बुलवर्क ऑफ, ये एक ही एल आता है, ठीक है। सीएजी को बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने डेमोक्रेसी लिख दिया। और फिर लास्ट बी आर अम्बेडकर जी ने भी बोला है कि जो सीएजी की ऑफिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो कोई भी ऐसे आंसर को, कि कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वो इसके रिलेटेड क्या बोल गई है, तो इसके आपका कंक्लूजन अच्छा हो जाएगा। ओके दैट्स इट।
देखो ये आंसर में ना कुछ समझाने वाला था नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर था, और इवन मैं तो बोलता हूँ मेरा आंसर ना थोड़ा एक्सीड कर दिया कि मतलब इतना एंड तक आंसर आना नहीं चाहिए, पर वो क्यों आया है, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन इधर ज्यादा हो गया था ना, तो वो मेरी जगह थोड़ी सी खा गया और थोड़ा सा मेरा डायग्राम खा गया, बाकी मेरा आंसर कायदे से यहाँ पे एंड हो जाता। ओके, तो ये आंसर में समझाने वाला नहीं था इसलिए खास समझाया नहीं है, पर आप लिखिए जरूर हर रोज, ताकि आपको आदत हो जाए लिखने की, वरना होगा कि आप में नीटनेस नहीं आएगी, आपको पॉइंट्स बनाना नहीं आएगा, कौन से एरिया को हाईलाइट करना है वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए लिखने की कोशिश कीजिए रोज। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।